हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। तो आज हम बायो का नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं और वो भी हम करेंगे वन शॉट में। तो लेसन है सेल साइकिल एंड डिवीज़न। ठीक है, तो बेटा इसमें पहले हम जानेंगे हैप्लॉइड क्या होता है, बेसिक टर्म्स को जानेंगे। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये देखो ये सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, इसमें आपको सिंगल क्रोमेटिड दिख रहा है। अब ये सिंगल क्रोमेटिड रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है ना। तो सिंगल क्रोमेटिड जो है वो रेप्लिकेशन करेगा और रेप्लिकेशन करके जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। ठीक है ना, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड है, ये क्या सिंगल क्रोमेटिड है। अब ये क्या बन गए, सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है ना, 1 2 क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है, तो ये क्या बन गए, 2 क्रोमेटिड बन गए। यहाँ पे 1 क्रोमेटिड है और यहाँ पे 2 क्रोमेटिड है। ठीक है ना, तो अब ये क्या बन गया इसमें, ये देखो जैसे यहाँ पे जो था ये 1 क्रोमेटिड है तो हैप्लॉइड, और यहाँ पे देखो 2 क्रोमेटिड है तो डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे डायाड क्रोमोसोम है, ये मोनाड क्रोमोसोम है, ये क्या है डायाड क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो बेटा जब 2 क्रोमेटिड जो है ना, अब देखो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। अब सिस्टर क्रोमेटिड वो क्रोमेटिड होते हैं जब दोनों क्रोमेटिड जो है वो सेम सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिड ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है ना। ये भी देखो ये क्रोमेटिड, ये जो है ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, बन गया डिप्लॉइड, और इसका कंटेंट भी डबल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये देखो ये मोनाड क्रोमोसोम्स है। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सी क्या है डीएनए का कंटेंट। ठीक है, तो ये जो डीएनए का कंटेंट है मेजर इन द फॉर्म ऑफ पिकोग्राम, तो ये डीएनए का कंटेंट जो है वो पिकोग्राम की फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मोनाड है, ये क्या है ये मोनाड क्रोमोसोम है, मतलब ये जो है वो सिंगल क्रोमेटिड है। अब रेप्लिकेशन हुई तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन इसमें जो है ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये क्या हैप्लॉइड है। अब ये देखो ये डिप्लॉइड है ना। अब इसकी रेप्लिकेशन हुई तो ये क्या बन गया, ये भी डिप्लॉइड है। ठीक है ना, अब देखो कंटेंट कितना है ये देखो 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड है, तो जो इसका डीएनए का कंटेंट है वो 4 क्रोमेटिड है। ठीक है, लेकिन ये है क्या डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। समझ गए, तो ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन ये क्या है ये हैप्लॉइड है, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो डबल है 2C है, ये एन। अब इसका कंटेंट जो है NC है और ये क्या है हैप्लॉइड है। ठीक है ना, अब सेल के 3 फंक्शन है। सेल के क्या क्या फंक्शन है, सेल ग्रोथ करता है। अब सेल ने जब सेल ग्रोथ करेगा फिर सेल डिवीज़न करेगा, फिर जो है डिवीज़न के बाद सेल डिफरेंशिएशन करेगा, मतलब डिवीज़न रुक जाएगी और सेल जो है स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये देखो सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट जो है जब डिवीज़न करेगा ना तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एक सेल वाला जाइगोट जो है वो जब डिवीज़न करेगा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल सेल वाला अमीबा है, जब इसने डिवीज़न की, इसने रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे ना एक सेल वाले जीव में जो रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ का सिनोनियम है, तो यहाँ पे एक सेल वाला जीव जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन है अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सेल ने ग्रोथ किया। ठीक है ना, सेल ने ग्रोथ किया, फिर अब सेल पहले सेल जो है ग्रोथ करता है, फिर सेल की डिवीज़न होती है, 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ना। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। अब बेटा सेल साइकिल के ये एक सिक्वेंशियल मतलब सिक्वेंशियल इवेंट है जिसमें जो है सिंथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। तो ये एक ऐसा ये इसमें अब इवेंट होंगे। ठीक है, जिसमें जो है सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे। ठीक है, और क्या होगा, डुप्लीकेट इट्स जीनोम, और जो डीएनए वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है ना, इसका डीएनए या जीनोम जो है वो डुप्लीकेट होगा और इवेंचुअली गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, और जो है सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। तो बोलते हैं सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है और सेल टू सेल भी वेरी करती है। तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, सेल टू सेल। अब कैसे वेरी करेगी? ह्यूमन सेल में जो है सेल साइकिल जो है 24 आवर का होगा, ईस्ट में जो है वो 90 मिनट होगा। ह्यूमन सेल में सेल साइकिल कितना होगा? 24 आवर और ईस्ट में 90 मिनट है, ठीक है ना। तो बेटा ये एक कोऑर्डिनेट इवेंट है, मतलब ये जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। ये एक ऐसा इवेंट है ये जो सिक्वेंशियल वे से होगा, ठीक है ना। और इसमें जो है सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे, जीनोम डुप्लीकेट होगा और ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सेल साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल वेरी करती है। अब ये सेल साइकिल है, अभी ये देखो फेसेस पढ़ेंगे हम। तो सेल साइकिल के 2 फेस हैं, इंटरफेस और एम फेस। ये देखो इंटरफेस और एम फेस, ठीक है ना। तो इंटरफेस और एम फेस। अब बेटा जो इंटरफेस होता है ना वो 23 आवर होता है। जो ह्यूमन सेल में जो है इंटरफेस है वो 23 आवर तक होता है और जो एम फेस है वो 1 आवर तक होता है, ठीक है ना। अब जो क्या बोलते हैं, जो आपका ईस्ट सेल में जो एम फेस है वो 5 मिनट का होगा, ठीक है। और ईस्ट सेल में जो है वो इंटरफेस जो है वो 85 मिनट का होगा और एम फेस जो है वो कितना होगा? 5 मिनट का होगा, ठीक है। अब इंटरफेस को प्रिपेरेटरी फेस भी बोलते हैं, इसको प्रिपेरेटरी फेस भी बोलते हैं, इसको बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हैं, इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी बोलते हैं। अब इसको प्रिपेरेटरी फेस क्यों बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेस क्यों बोलते हैं, रेस्टिंग फेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटरफेस में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होती है, इसलिए इसको रेस्टिंग फेस बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेस बोलते हैं, प्रिपेरेटरी फेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इंटरफेस में सेल मेटाबॉलिकल एक्टिव होता है और यहाँ पे जो है 95% मतलब इंटरफेस में जो है 95% जो है सेल साइकिल ड्यूरेशन होती है। इंटरफेस जो है वो 3 फेस में डिवाइड है, G1 S G2, ठीक है ना। और एम फेस जो है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड है। एम फेस जो है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड है। कैरियोकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियर डिवीजन होती है जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरफेस जो है वो इसमें 95% जो है 95% काम इंटरफेस में होता है, बाकी एम फेस में होता है। ये देखो इंटरफेस जो है G1 S G2 में डिवाइड होता है और यहाँ पे देखो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है एम फेस में। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर की डिवीज़न होती है और ये डिवीज़न 4 स्टेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर आगे है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। फिर आगे साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एम फेस में जो है यहाँ पे एम फेस में कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर की डिवीज़न होती है। ये यहाँ पे 4 स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है ना। अब बेटा जी नॉट फेस भी एक आता है। तो जी नॉट फेस कब आता है? जी नॉट को क्यूसेंट फेस भी बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। अगर बेटा मान लो कि सेल को डिवाइड नहीं करना है, सेल ने डिवाइड नहीं करना है ना, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जी नॉट फेस में जाएगा, जिसको क्यूसेंट और इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पे सेल ग्रोथ भी नहीं होगी, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा और ना तो यहाँ पे कोई प्रोलिफरेशन होगी। वो ठीक है, डिवाइड अनटिल अनलेस दे आर कॉल्ड टू डू सो, ठीक है ना। तो ना तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगी ना डिवीजन होगी, इसलिए इसको जो है क्विसेंट फेस बोलते हैं, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं या जी नॉट फेस बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है G1 फेस। ये देखो इंटरफेस का फर्स्ट जो है वो ग्रोथ, G1 फेस को ग्रोथ फेस भी बोलते हैं, ग्रोथ फेस 1 भी बोलते हैं, गैप फेस 1 भी बोलते हैं और पोस्ट माइटोटिक, देखो माइटोसिस के बाद है तो पोस्ट माइटोटिक गैप फेस 1 बोलते हैं, ठीक है ना। अब ग्रोथ फेस में क्या होता है? सेल ग्रो करता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल ग्रो करेगा। ग्रोथ फेस में सेल ग्रो करेगा, सेल साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस ग्रोथ करेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। यहाँ पे आरएनए भी बनेगी, प्रोटीन भी बनेगी, प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब वो मोस्टली सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो
G1 फेस में डुप्लीकेट होती है। यहाँ पे जो है मोस्टली सेल ऑर्गेनेली जो वो डुप्लीकेट होगी, अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है ना। अब अगर सेल जो है फ्रिक्वेंटली डिवाइड करेगा तो G1 शॉर्टर होगा, अगर सेल जो है फ्रिक्वेंटली डिवाइड नहीं करेगा तो G1 लॉन्गर होगा। तो G1 जो है वो मोस्ट वेरिएबल फेस है। G1 कौन सा फेस है? मोस्ट वेरिएबल फेस है, ठीक है। तो G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेस है इंटरफेस का। G1 सबसे लॉन्गेस्ट फेस है इंटरफेस का, और ये मोस्ट वेरिएबल फेस है। यहाँ पे आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस ग्रोथ होगी, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और सभी ऑर्गेनेलीज जो है वो डुप्लीकेट होती है G1 फेस में, ठीक है। और अमीनो एसिड भी यहीं पर बनता है, ठीक है। अब एस फेस में क्या क्या होगा? एस फेस जो है यहाँ पे डीएनए बनेगा, ठीक है। तो डीएनए कहाँ पे बनता है? एस फेस में बनता है। अब यहाँ पे ना एस फेस में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा रेप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पे डीएनए एस फेस में बनेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेगा रेप्लिकेशन के बाद, सिर्फ कंटेंट डबल होगा। तो यहाँ पे कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर जो वो सेम रहेगा रेप्लिकेशन के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन बनेगी एस फेस में, और सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा इन साइटोप्लाज्म। तो एस फेस में क्या होता है? देखो यहाँ पे एस फेस है, मैंने क्या बोला? एस फेस जो वो इनविजिबल फेस है। यहाँ पे क्या होगा? एस फेस में डीएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस होगी। क्रोमोसोम का नंबर जो है, अब देखो यहाँ पे ना G1 फेस में क्रोमोसोम का नंबर, यहाँ पे देखो ये मोनाड था, है ना। अब इन्होंने रेप्लिकेशन की तो यहाँ पे डाइयाड बन गया, ठीक है ना। तो बेटा ये रेप्लिकेटेड थ्रेड है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम है, लेकिन कंटेंट क्या हुआ? क्रोमोसोम का कंटेंट जो है वो डबल हो गया। तो एस फेस में जो है वो क्रोमोसोम का कंटेंट जो है वो डबल हो गया। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड थे, अब यहाँ पे कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड हो गए ना, ठीक है। और यहाँ पे और क्या हुआ? एस फेस में हिस्टोन प्रोटीन बनी, और क्या हुआ? यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रियोल जो है, ये देखो बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म है बाहर पेरिफेरी में। तो यहाँ पे जो है वो सेंट्रियोल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाकी है हमारा G1 भी हो गया, एस फेस भी हो गया, एस फेस में भी आपको पता चल गया क्या होगा। अब G2 फेस में क्या होगा? G2 फेस क्या है? गैप फेस 2, ग्रोथ फेस 2, और प्री मायोटिक गैप फेस। प्री मायोटिक क्या होता है? जो ये मतलब जो है G2 के बाद ये प्री मायोटिक फेस है, ठीक है ना। ये माइटोसिस के बाद था, अब इसके बाद माइटोसिस होगी, तो ये प्री मायोटिक फेस है। यहाँ पे G2 फेस में डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसे प्री माइटोटिक गैप फेस बोलते हैं, या फिर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? इसको प्री माइटोटिक भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक भी बोलते हैं। इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे कि बेटा मैंने बताया कि यहाँ पे G2 फेस में डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो G2 फेस में आरएनए और प्रोटीन जो है वो बनना कंटिन्यूस रहेगी। G2 फेस में आरएनए भी बनेगा, आरएनए की सिंथेसिस भी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, ठीक है। अब G2 फेस में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी। ये वैसे मोस्टली सेल ऑर्गेनेली G1 फेस में डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी जो है ये सेल ऑर्गेनेली सिर्फ G2 फेस में ही डुप्लीकेट होती हैं, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी, ये G2 फेस में डुप्लीकेट होती हैं। अब G2 फेस में जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनती है, ठीक है। G2 फेस में ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी भी डुप्लीकेट होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेस में बनती है। स्पिंडल फाइबर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं। तो बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो है वो डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने बताया ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सब G2 फेस में होता है। अब डीएनए ग्रोथ जो है एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही फेस में चलती है, डीएनए की ग्रोथ जो है ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सिर्फ एक ही फेस में चल रही है, जो कि एस फेस है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है माइटोसिस क्या होती है, ठीक है ना।
तो बेटा माइटोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें सेल डिवाइड करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है ना। तो जो जब एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में, जो डॉटर सेल बनेंगे ना वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स की तरह। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि जो इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम नंबर डीएनए कंटेंट जो वो सेम होता है, जैसा पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट होता है ना वैसा ही डॉटर सेल का भी होगा, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले माइटोसिस को प्लांट सेल में देखा गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा, और एनिमल में माइटोसिस देखी गई वाई फ्लेमिंग के द्वारा। तो प्लांट सेल में माइटोसिस किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई? स्ट्रासबर्गर के द्वारा, और एनिमल में फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो टर्म जो माइटोसिस किसने दी? फ्लेमिंग ने दी। अब माइटोसिस जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में पाई जाती है। सोमैटिक सेल होते हैं बॉडी सेल, एनिमल के बॉडी सेल में माइटोसिस देखने को मिलती है। डिप्लॉयड सोमैटिक सेल, बॉडी सेल, एनिमल। अब जो प्लांट में जो है माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी होती है और हैप्लॉयड सेल में भी होती है, ठीक है ना। प्लांट में डिप्लॉयड सेल में भी होती है और हैप्लॉयड सेल में भी होती है, ठीक है। प्लांट में डिप्लॉयड सेल में भी होती है माइटोसिस, हैप्लॉयड सेल में भी होती है। लेकिन एनिमल में जो है वो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही होती है। प्लांट में डिप्लॉयड सेल में भी होती है और हैप्लॉयड सेल में भी होती है, लेकिन एनिमल में जो है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है ओनली, ठीक है ना। याद रखना, प्लांट में डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों में होती है, लेकिन एनिमल में ओनली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है, इसलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। एम फेस के 2 फेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। प्रोफेस सबसे लंबा फेस है, और अब बेटा प्रोफेस जो होता है ना, अब कैरियोकाइनेसिस के ये स्टेजेस हैं। प्रोफेस जो होता है ना ये सबसे लंबा फेस है और ये न्यूक्लियर डिवीजन की पहली स्टेज है, ठीक है। और एनाफेस जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेस होता है, ठीक है। तो प्रोफेज में अब देखो, प्रोफेज में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन है वो एस फेस में ही हो चुका है। तो आपको पता है रेप्लिकेशन जो है वो एस फेस में हो चुका है, जो क्रोमेटिन की रेप्लिकेशन है वो एस फेस में हो चुकी है। अब ये देखो ये क्रोमेटिन है, ये देखो ये क्या है, ये जो है सेंट्रियोल है ना। तो हमने देखा था ये सेंट्रोसोम जो है वो सेंट्रियोल जो है वो एस फेस में डुप्लीकेट हो गए थे, ठीक है। सेंट्रियोल एस फेस में डुप्लीकेट हो गए थे, है ना। तो ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अर्ली प्रोफेस। अब यहाँ पे लेट प्रोफेस में देखो, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे देखो ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गया और ये क्रोमोसोम बन गया है, लेकिन ये क्लियर दिखता नहीं है। यहाँ पे देखो डाइयाड, मतलब कि 2 क्रोमेटिड आपको दिखेंगे, 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखेंगे आपको, जो कि सेम सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, और ये क्रोमोसोम यहाँ पे आपको दिखेगा। तो लेट प्रोफेस में आप देख सकते हो। अब आगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि प्रोफेस में क्या होगा कि क्रोमेटिड कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्रोमोसोम में आपको 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखेंगे जो कि विजिबल होंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फार्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने देखा कि सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो गए हैं, वो स्पिंडल फाइबर, बेटा जैसे ही स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना शुरू होंगे ना, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन होना शुरू कर देगी। प्रोफेस के एंड में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी आपको, ना तो कोई न्यूक्लियोलस दिखेगा। प्रोफेस के एंड में ना तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी, ना कोई न्यूक्लियोलस दिखेगा, ना कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कोई गोल्जी दिखेगी। ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना न्यूक्लियोलस, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ना ही गोल्जी बॉडी दिखेगी। अर्ली प्रोफेस जो है उसमें एंड ऑफ क्रोमेटिन जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। आपको जो है अर्ली प्रोफेस में सिर्फ एक ऊन का गोला ही दिखता है, जो कि जिसको स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली प्रोफेस में आपको क्रोमेटिड की स्पाइरिम स्टेज देखने को मिलती है, जो कि उनकी गोली की तरह होती है। अब मेटाफेज जो है उसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी। मेटाफेज में जो है वो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी, और इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो जिससे जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगी तो मेटाफेज की शुरुआत हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो है इससे मेटाफेज की बिगिनिंग होगी। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे। पहले क्रोमोसोम कहाँ पे थे? न्यूक्लियस में थे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे, ठीक है ना। और सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो है मेटाफेज में अपने पोल के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। और स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो मेटाफेज में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। अब जो क्रोमोसोम होगा यहाँ पे थिकेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब बेटा अगर आपने ना क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी हो ना तो ये बेस्ट है, मतलब मेटाफेज स्टेज बेस्ट है। यहाँ पे जो है बिगिनिंग में जो है वो यहाँ पे जो है बेस्ट टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ। अब बेटा यहाँ पे आप देखोगे क्रोमोसोम जो है ना वो खुद को ना कहाँ पे अलाइन करेंगे, जो ये इक्वेटर में अलाइन, इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन करेंगे, इसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अलाइन करेंगे, ठीक है। इस अलाइनमेंट को कॉन्ग्रेशन भी बोलते हैं, इस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन। अब स्पिंडल फाइबर जो है, ये देखो ये स्पिंडल फाइबर है ना, ये सेंट्रोमियर है, ये सॉरी बेटा ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है और ये कैनेटोकोर है और इसके साथ स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच्ड होंगे, ठीक है ना। तो स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर के साथ अटैच्ड होंगे इन दियर स्टेज इटसेल्फ, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होगा बेटा? एनाफेज जो है वो सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा ये डिवाइड होगा ऐसे, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया तो ये जो है वो क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गई। ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, यहाँ पे देख सकते हो। और सिस्टर क्रोमेटिड ये जो है ये फ्यूचर क्रोमोसोम है, फ्यूचर डॉटर सेल के, ये फ्यूचर डॉटर सेल के जो है फ्यूचर क्रोमोसोम है। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो मूविंग टू ऑपोजिट पोल, ये ऑपोजिट पोल में देखो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सेंट्रोमियर जो है वो पोल की ओर है, ये देखो ये सेंट्रोमियर कहाँ को है? ये पोल की ओर इनका फेस है ना, ठीक है। और आर्म्स जो है वो बिहाइंड है, ये सेंट्रोमियर का फेस पोल की ओर है और आर्म जो वो बिहाइंड, ट्रेल्स लटक रही हैं पीछे को, ठीक है ना। ओके क्लियर हो गया। अब बेस्ट इज टू स्टडी द शेप ऑफ, और बेटा एनाफेस में जो है वो आप क्रोमोसोम की शेप को अच्छे से स्टडी कर सकते हो और मेटाफेस में आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हो। अब आगे है टिलोफेस। टिलोफेस में क्या होता है कि टिलोफेस में स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपने सेल डिवीजन कराना है तो क्रोमोसोम को अलग अलग करके ही सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे ना, ये देखो ये अर्ली टिलोफेस है। अगर बेटा देखो सेल डिवीजन तभी करेगा जब जो है क्रोमोसोम को अलग अलग करोगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो अर्ली टिलोफेज जो है इसमें क्या न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। अर्ली टिलोफेज में जो है अब न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्रोमोसोम सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड रिच दिए रिस्पेक्टिव फोल्ड, ठीक है। अब जो है ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड अपने पोल्स में, अपने पोल में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर होगी। देखो जैसे क्या हुआ, टिलोफेस आया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होना शुरू होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये रीअपेयर होना शुरू होगी। अब क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम जो है इन्होंने डीकंडेंस की, यहाँ पे ये कंडेंस है, फिर इन्होंने डीकंडेंस करेंगे टिलोफोस में और ये अपनी आइडेंटिटी खो देंगे क्रोमोसोम और अनकॉइल हो जाएंगे और फिर से क्रोमेटिन बन जाएंगे। ये है लेट टिलोफेस। यहाँ पे देखो फ्यूरो बन गया। अब साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होती है। एनिमल सेल में फ्यूरो बनता है, फ्यूरो फॉर्मेशन बनती है, ठीक है ना। और क्या होता है, ये देखो फ्यूरो फॉर्मेशन हुई ना, ये क्या सेंट्रियोल बन गया और ये क्रोमेटिन है, अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। अब देखो ये फ्यूरो और डीप जाएगा और यहाँ पे जो है वो ये डिवाइड हो जाएंगे तो दो डॉटर सेल बनेंगे और दोनों का अपना अपना सेंट्रियोल होगा, अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अपना न्यूक्लियोलस होगा, सब अपना अपना होगा, ठीक है। अगर बात करें कि प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो है वो स्पिंडल फाइबर
गोल्जी जो है वो 2 न्यूक्लियस के बीच में डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ पे देखो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर जो होंगे, स्पिंडल फाइबर होंगे, गोल्जी होगी, वो 2 न्यूक्लियस के बीच में डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे प्लेट बनेगी जिसको फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। और ये फ्रेगमोप्लास्ट बाद में क्या होता है, मिडल लैमिला बनाता है। मिडल लैमिला एक सीमेंटिंग लेयर है जो 2 प्लांट सेल को जो है 2 प्लांट सेल के बीच में मिडल लैमिला बनती है, ठीक है ना। ये एक सीमेंटिंग लेयर है। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, सेल प्लेट मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे सेल प्लेट बनती है, साइटोकाइनेसिस जो है सेल प्लेट मेथड द्वारा बनती है, ठीक है। और जब ये प्लेट डिफेंस हो जाती है टू डॉटर प्लांट सेल में जो है वो सेल अपने अपने 2 एडजेसेंट प्लांट सेल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होती है और प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो किस प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड के द्वारा होती है, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है वो फ्यूरो के द्वारा होती है, ठीक है ना। अब बेटा मान लो अगर ना कैरियोकाइनेसिस के बाद ना साइटोकाइनेसिस नहीं हुई ना, तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी जिसे सिनोसाइटियम या स्वाइनोसिटिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो है अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो लिक्विड एंडोस्पर्म बनेगा कोकोनट का, इस मेथड के द्वारा। अब माइटोसिस के सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो बेटा माइटोसिस जो है ये क्या करती है, ये रिपेयर और रीजनरेशन में हेल्प करती है। मान लो अगर कोई बंदा मतलब किसी बंदे को इंजरी होगी, ठीक है, किसी को आपको इंजरी होगी, तो जो आपके जी नोट सेल है ना, जी नोट सेल है, ठीक है। तो अगर आपको इंजरी होगी तो आपके जी नोट सेल जो है वो क्या करेंगे, एक मिनट बेटा। तो बेटा मैंने क्या बोला कि हम जो है वो सिग्निफिकेंस करेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस की फर्स्ट सिग्निफिकेंस है रिपेयर और रीजनरेशन। मान लो आपको इंजरी होगी, जब इंजरी होगी तो आपके जो जी नोट सेल है वो दोबारा साइकिल में आएंगे और माइटोटिक ग्रोथ करेंगे और उस इंजर्ड सेल को हील कर देंगे, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस है ग्रोथ। तीसरा है सेल की मेंटेनेंस, सेल साइज की मेंटेनेंस। तो जो माइटोसिस जो है वो सेल साइज की मेंटेनेंस में, सेल साइज की मेंटेनेंस करते हैं। ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म की रेशो को मेंटेन करते हैं। ये रिप्रोडक्शन भी माइटोटिक सेल डिवीज़न द्वारा होती है, ठीक है ना। जो सेल है वो माइटोटिक डिवीज़न करते हैं और जिसे एक सेल जो है उसके 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ये जो है जेनेटिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। माइटोटिक सेल डिवीज़न जो है इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को बनाए के रखते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है बदलता नहीं है, ठीक है ना, कि क्रोमोसोम नंबर वैसे ही सेम रहता है, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि सेल साइकिल का जो डिसीजन है वो G1 फेज में होता है। डिसीजन ऑफ सेल साइकिल अक्कर इन G1 फेज, ठीक है। डिसीजन ऑफ सेल साइकिल अक्कर इन G1 फेज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न टू फॉर्म एन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो बोलती है अगर आपने माइटोटिक डिवीज़न का नंबर निकालना है तो आपने N-1 फार्मूला। अब मान लो कितनी माइटोटिक डिवीज़न होंगी 50 सेल को बनाने के लिए, तो आपने क्या करना है N-1, तो N क्या है 50, तो 49 डिवीज़न होंगे तब आपके 50 सेल्स बनेंगे। नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन टू फॉर्म X नंबर ऑफ सेल, तो X नंबर ऑफ सेल, तो आपको पता है कि कितनी माइटोटिक जनरेशन होंगी X नंबर ऑफ सेल को, तो X क्या है सेल है, ठीक है। और ये 2 है और 2 के ऊपर N है, तो N क्या बताता है, नंबर ऑफ जनरेशन्स बताता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है ना ये फार्मूला है, मतलब अगर माइटोटिक जनरेशन को बताने का, ठीक है ना। अगर माइटोटिक डिवीज़न बतानी है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न बतानी है तो N-1 लगेगा। लेकिन अब अगर आपने माइटोटिक जनरेशन बतानी है कि कितनी माइटोटिक जनरेशन हुई X नंबर ऑफ सेल को बनाने के लिए, तो 2 की पावर N का फार्मूला लगेगा। तो बोला है कि 8 सेल को बनाने के लिए कितनी माइटोटिक जनरेशन्स हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइटोटिक डिवीज़न हुई, पहले आपने N-1 का फार्मूला लगाया, 7 डिवीज़न हुई, ठीक है ना। अब 2 की पावर N, तो 2 की पावर N इज इक्वल टू 8, 2 की पावर N इज इक्वल टू 8,
तो 8 2 की पावर 3 जो है वो 8 बना, तो यहाँ पे n क्या आ गया 3, तो 3 जनरेशन हुई। समझ आ गया। अब रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, तो अनकंट्रोल डिवीजन से क्या होता है, कैंसर सेल बनते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलेशन 2 प्रोटीन की वजह से होती है, साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन की वजह। तो रेगुलेशन किन 2 प्रोटीन की वजह से होती है, साइक्लिन और काइनेज प्रोटीन की वजह से। तो मैंने क्या बोला था कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज डन बाय 2 प्रोटीन दैट्स कॉल्ड साइक्लिन एंड काइनेज प्रोटीन। अब बेटा काइनेज प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है ना। काइनेज प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन है, और काइनेज प्रोटीन जो है ये फॉर एक्टिवेशन इट इज़ डिपेंड अपॉन प्रोटीन साइक्लिन, ठीक है ना। तो काइनेज एक बोलते सेल की साइकिल की जो रेगुलेशन है वो साइक्लिन प्रोटीन और काइनेज प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, और काइनेज प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन है, और काइनेज प्रोटीन जो है वो एक्टिवेशन के लिए जो है साइक्लिन प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहती है, इसलिए इसको साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज बोलते हैं, ठीक है। अब 3 चेक पॉइंट है, जीवन से एस ट्रांजिशन, ठीक है। अब 3 चेक पॉइंट हमने देखे, जीवन से एस ट्रांजिशन, ठीक है, ये मेजर चेक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है सेल डिसाइड कर रहा है डिवीजन के लिए, तो जीवन फेज में सेल जो है वो डिसाइड करता है डिवीजन के लिए, ठीक है ना। और एस में क्या होता है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन के लिए रेडी है या नहीं है, तो स्पेस में ये डिसाइड होता है। इंजाइम प्रोटीन बनी है या नहीं, मतलब कि रेप्लिकेशन के लिए जो है वो इंजाइम बना है या प्रोटीन बना है या नहीं बना है, तो वो एस फेस में ही ये पता चलता है कि मतलब ना। देखो बेटा जीवन में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेल डिसाइड करेगा कि डिवीज़न के लिए, ठीक है ना। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सेल तैयार है या नहीं तैयार है, वो जीवन फेस ही बताता है। इंजाइम या प्रोटीन बने हैं या नहीं बने हैं रेप्लिकेशन के लिए, ये सारा जीवन में पता चलता है। तो आपको पता है सेल साइकिल को रेगुलेशन करने के लिए 2 प्रोटीन यूज़ करते हैं, कौन सा, जीवन साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ठीक है ना। अब G2 से M ट्रांजिशन जो होती है, तो G2 से M ट्रांजिशन, तो इसको जो है M साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कंट्रोल करता है। तो जो है G2 से M ट्रांजिशन कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है M साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, M साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो जो ये G2 से M ट्रांजिशन है इसको मैच्योरेशन, प्रमोटिंग फैक्टर या फिर माइनर चेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये चेक करता है, ये मेटाफेज में चेक होता है कि क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल में क्रोमोसोम की स्पिंडल में अटैचमेंट को चेक करता है। ये एक एनाफेज मेटाफेज जो है एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स है, ठीक है। मेटाफेज जो वो एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो है एनाफेज में प्रोटीन होती है ना, जो वो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, एनाफेज की जो प्रोटीन होती है वो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ना एनाफेज में प्रोटीन ही ना होगी तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे म्योसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और ये टर्म किसने दी थी, फॉर्मर और मुरे ने दी थी, ठीक है ना। अब क्या होता है, ह्यूमन जो होता है ना उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, और जो कंटेंट होता है वो भी डबल ही होता है 2C जैसे, ठीक है ना। जैसे इस तरह का ह्यूमन में इस तरह से ये डिप्लॉयड होता है और कंटेंट भी 2C होता है, ठीक है। और जब म्योसिस होगी तो म्योसिस में रिडक्शनल डिवीजन होती है और हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, oogenesis होती है, ओवम बनता है, और फीमेल गैमीट जो है जिसे एग और ओवा बोलते हैं उसमें भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब म्योसिस जो है वो अक्कर इन डिप्लॉयड, म्योसिस हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही होगी, इससे हैप्लॉइड सेल बनते हैं म्योसिस से। म्योसिस जो है वो म्योसिस सेल में होती है जिसको बोलते हैं मियोसाइट, ठीक है ना। और ये सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होती है जिसका कंटेंट जो है वो डबल होता है। 3 तरह की म्योसिस होती है, जाइगोटिक म्योसिस, जो म्योसिस जाइगोट में होती है उसको जाइगोटिक म्योसिस बोलते हैं। अब जब जाइगोट में म्योसिस होती है तो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है ना। अब स्पोर म्योसिस,
तो बेटा स्पोरिक म्यूसिस जो होती है, जब म्यूसिस स्पोर मदर सेल में होती है या पोलन मदर सेल में होती है, जब स्पोर मदर सेल में होती है या पोलन मदर सेल स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होते हैं। तो पोलन मदर सेल स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं तो स्पोरिक म्यूसिस होगी, जिससे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनेंगे, स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। जाइगोटिक म्यूसिस कहाँ पे होती है? एल्गी और फंजाई में, ठीक है ना। जाइगोटिक म्यूसिस एल्गी फंजाई और स्पोरिक म्यूसिस ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। म्यूसिस जो है इसमें म्यूसिस 1 भी होती है और म्यूसिस 2 भी होती है, ठीक है। म्यूसिस 1 डिवाइड होती है कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस में। कैरियोकिनेसिस 1 जो है उसमें प्रोफेस 1 होता है, मेटाफेस 1 होता है, एनाफेस 1 होता है, टेलोफेस 1 होता है और साइटोकिनेसिस 1 होता है। साइटोकिनेसिस 1 जो है वो जस्ट शॉर्ट प्रिपेरेटरी फेस है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस 1 में शॉर्ट प्रिपेयर वाला फेस है और साइटोकाइनेसिस 1 को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस होता है दो न्यूक्लियर डिवीज़न के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखो ये M1 है और ये M2 है, तो इंटरकाइनेसिस इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है ना, दो न्यूक्लियर डिवीज़न के बीच में आता है। तो इंटरकाइनेसिस जो है वो बिटवीन डिवीज़न आता है, ठीक है ना, दो न्यूक्लियर डिवीज़न के बीच में आएगा। क्लियर हो गया। अब म्यूसिस 2 भी डिवाइड है कैरियोकिनेसिस 2 में और साइटोकिनेसिस 2 में। इसमें भी प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टेलोफेस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूसिस 1, ठीक है। तो म्यूसिस 1 1 मिनट। तो बेटा म्यूसिस 1 को पढ़ने से पहले जो है वो हम सेल साइकिल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है सेल G1 में जाएगा, फिर GS में जाएगा, ठीक है। सेल S में जाएगा तो S में क्या होता है? DNA रिप्लिकेशन होती है, हिस्टोन बनती है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन करते हैं। तो S में क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन होती है, हिस्टोन प्रोटीन बनती है और सेंट्रियोल जो वो डुप्लीकेट करता है S फेस में, ठीक है ना। और फिर क्या होगा कि आपको पता है कि ये एक सेल जो है म्यूसिस 1 में जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर सेल जो है वो G2 फेस में जाता है। G2 फेस में क्या बनता है? ट्यूबुलिन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बनता है। G2 में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बनता है। फिर जो है सेल कहाँ पे जाएगा? M1 फेस में जाएगा। तो M1 फेस की 5 ये स्टेजेस हैं, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। अब ये है इंटरकाइनेसिस फेस है, ये एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। यहाँ पे जो है वो एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। फिर आएगा आपका प्रोफेस 2, ये म्यूसिस 2 आ जाएगी। अब म्यूसिस 1 में एक ही सेल म्यूसिस 1 में जाता है और म्यूसिस 2 में 2 सेल जाएंगे और ये प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2 और ये है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो आगे अब ये देखो ये एक सेल है, म्यूसिस 1 में जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। म्यूसिस 2 में ये 2 सेल जाएंगे और ये 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो है वो G1 फेस है, ये इंटरफेस है। यहाँ पे जो है वो डिप्लॉयड सेल जो है प्रिपेयर होने के लिए जो है वो प्रिपरेटरी फेस में जाता है, ठीक है। ये देखो ये डिप्लॉयड सेल है, ये एक क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड है, ठीक है। अब G1 से ये S फेस में जाएंगे तो यहाँ डुप्लीकेशन हो गई, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गया ना। अब आफ्टर G2 जो है, अब यहाँ पे देखो ये जो है डिप्लॉयड सेल, तो ये क्रोमोसोम डिप्लॉयड हो गए लेकिन कंटेंट जो है वो ये टेट्राड है, 1 2 3 4 और क्रोमोसोम कितने? 2 हैं, तो डिप्लॉयड और टेट्राड, ठीक है। तो G2 के बाद जो है ये G1 से S में गया, ये S में डुप्लीकेशन हुई ना, तो ये कंटेंट जो है 4C हो गया। अब जो है आफ्टर G2 जो है वो ये जो है कंटेंट जो है 4C रहेगा और ये डिप्लॉयड ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक स्केच ये समझ सकते हो। तो M1 फेस जो है वो हिट्रोटिपिक डिवीज़न होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप M1 फेस में जो है वो एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं और ये हैप्लॉइड है और कंटेंट डबल है, ठीक है। अब आगे म्यूसिस 2 फेस जो होगा वो होमोटिपिक फेस होगा, ठीक है। म्यूसिस 1 हिट्रोटिपिक डिवीज़न होती है और म्यूसिस 2 में होमोटिपिक और इक्वेशनल डिवीज़न होती है। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है। अब आगे है प्रोफेस 1 जो है वो
ये म्योसिस वन का प्रोफेस वन स्टेज है। तो प्रोफेस वन जो है इसमें जो है 5 स्टेजेस हैं। तो प्रोफेस वन इलेबोरेट है, प्रोलॉन्ग्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है और ये 5 स्टेज में डिवाइड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायग्नेसिस। अब बेटा ये आपने ऐसे ही याद करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, लाओ ज़रा पानी दे दो। लाओ ज़रा, देखो लाओ से लेप्टोटीन, ज़रा से जाइगोटीन, पानी से पैचिटीन, दे से डिप्लोटीन और दो से डायग्नेसिस। ठीक है ना। तो लेप्टोटीन, लाओ ज़रा, जाइगोटीन, पानी से पैचिटीन और दे दो से डिप्लोटीन, डायग्नेसिस। ठीक है। अब आप देख सकते हो लेप्टोटीन में क्या होता है। ये देखो ये है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है ये क्रोमेटिन के धागे हैं बेटा, ये डबल हैं क्रोमेटिन के धागे, लेकिन इसके रेप्लिकेटेड थ्रेड जो हैं वो दिखाई नहीं देते। तो क्रोमेटिन के कंडेंस होने से क्रोमोसोम बनता है। तो जब क्रोमोसोम बनता है तभी आपको प्रॉपर रेप्लिकेशन थ्रेड दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन थ्रेड बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, के अंदर सेंट्रियोल है और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब बेटा लेप्टोटीन में क्या होगा कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है वो मूव करेंगे ऑपोजिट वॉल में, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनिमल्स के सेल में ना बुकेट स्टेज बनेगा। अभी पता क्या होता है, इसका जो एक एंड है ना क्रोमेटिन का, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और ऐसे बुके जैसा लगता है। ठीक है। अब जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में ना, अब देखो क्रोमेटिन यहाँ पे कंडेंस हुआ है, जाइगोटीन में क्रोमोसोम अब बन गया है। ठीक है ना। अब क्रोमोसोम बन गया है तो क्रोमोसोम जो है वो विजिबल दिखेगा। ठीक है। और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो इस पेयरिंग को सनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। और इस सनेप्सिंग के बाद जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बाइवेलेंट बोलते हैं। तो सनेप्सिस के बाद एक पेयर स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बाइवेलेंट बोलते हैं। और ये अंदर जो है सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये बाइवेलेंट है। ठीक है, ये बाइवेलेंट है, नंबर 1 है इसका। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे देखो ये सेंट्रियोल में एस्टर्स भी बनने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके जाइगोटीन स्टेज। अब आ गया नंबर 3 पैचिटीन स्टेज। अब पैचिटीन स्टेज आपने क्या देखा कि पैचिटीन में क्या होगा कि अब बाइवेलेंट ना वहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा था, यहाँ पे बाइवेलेंट जो है वो आपको क्लियरली दिखेगा टेट्राड की फॉर्म में। ये देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब ये देखो ये क्या है, बाइवेलेंट है ना, ये बाइवेलेंट, ये एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम बाइवेलेंट है, लेकिन ये जो है 1 2 3 4 टेट्राड की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, आपको यहाँ से पता नहीं लगेगा। ये देखो ये 2 क्रोमोसोम है, इसकी देखो, इसकी आर्म्स ये है, इसकी आर्म्स ये है, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ जा रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ जा रहा है। ये सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉपरली जो है वो पैचिटीन में विजिबल होगा। ठीक है, सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो इन नोड्यूल्स में एक रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है जो कि क्रॉसिंग ओवर या फिर क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन में हेल्प करता है, रिकम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो बेटा ये बाइवेलेंट जो है वो एक टेट्राड के रूप में दिखेंगे। क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बेटा क्रॉसिंग ओवर आपको कहाँ दिखी, पैचिटीन स्टेज में। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्लियरली कहाँ दिखा, पैचिटीन स्टेज में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ बने, पैचिटीन स्टेज में। ठीक है, ओके। तो उसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से रिकॉम्बिनेज इंजाइम देखा आपने, और वो इंजाइम जो है वो क्रॉसिंग ओवर में या रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डी साइनेप्सिस हो जाती है। डी सिनेप्सिस मतलब कि ये जो ना पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये सेपरेट होना, यहाँ से सेपरेट होना शुरू करते हैं। बेटा याद रखना, ये देखो डिप्लोटीन वाली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे चियाज़मा बनता है। ये देखो ये चियाज़मा बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसे चियाज़मा, यहाँ पे ना ये जो ऐसे क्रोमोसोम है ना, ये देखो ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स शेप, आपको ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो चियाज़मा कहाँ पे बनते हैं, सेपरेशन ऑफ पेयर होमोलोगस, यहाँ पे स्टार्ट होना ये होमोलोगस क्रोमोसोम ना सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पे ना चियाज़मा फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है
यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ना डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं। याद रखना बेटा, डिप्लोटीन में क्या क्या हुआ, डी साइनेप्सिस हुई, यहाँ पे चियाज़मा होगा, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएंगे। अब डायाकिनेसिस में क्या होगा, तो बेटा डायाकिनेसिस में ट्रांजिशन टू M1, ठीक है ना, ट्रांजिशन टू M1। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है उनकी वो असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। चियज़मेटा की टर्मिनलाइजेशन होगी। टर्मिनलाइजेशन मीन्स कि इस तरह से ये बस एंड से जो एंड से जैसे ये ना क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो ये जो है एंड इनके एंड ही टच करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियज़मेटा होगी, ठीक है ना। और आगे जो है मेटाफेस वन है, ठीक है। मेटाफेस वन में क्या होता है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो मेटाफेस वन में क्या होता है कि बाइवैलेंट क्रोमोसोम जो है वो खुद को इक्वेटर में अलाइन करेंगे, ठीक है। पेयरिंग ऑफ बाइवैलेंट क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट में जो है वो मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है। क्योंकि बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स जो है ये 2 क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट में अटैच होंगे। तो मेटाफेजिक प्लेट का इधर नंबर इस तरह से देखो, ये क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में जो है वो पेयरिंग होगी बाइवैलेंट क्रोमोसोम की, ठीक है। यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट है। अब स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच है, कनेटोकोर, ये देखो ये कनेटोकोर है ना, ये कनेटोकोर है ना, तो स्पिंडल फाइबर कनेटोकोर में अटैच होंगे। एनाफेज वन में क्या होता है, तो एनाफेज वन जो है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, यहाँ पे देखो सेंट्रोमीर स्प्लिट हो गया, होमोलोगस ये क्रोमोसोम है, ये जो है वो ऑपोजिट पोल में जाएंगे। और एनाफेज वन में क्या होगा, एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम बिगेन इन दिस फेज। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की एक्चुअल रिडक्शन होगी, शुरू होगी इस फेज में। अब बच्चे यहाँ पे ना सेंट्रोमीर स्प्लिट नहीं होगा और यहाँ पे क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, एनाफेज वन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ना तो सेंट्रोमीर स्प्लिट हुआ और ना ही क्रोमोसोम आपस में सेपरेट हुए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो टीलोफेज वन में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है वो अब अपने पोल में पहुंच गए हैं, ये देखो क्रोमोसोम अपने पोल में पहुंच गए हैं। स्पिंडल फाइबर भी डिसअपेयर हो गया है, क्रोमोसोम अनकोइल हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो है वो अनकोइल है, बट डू नॉट रीच एक्सटेंडेड स्टेट। क्रोमोसोम अनकोइल हो जाएंगे, वो एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना, वो इंटरफेस न्यूक्लियस के एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पे जो है वो रीअपेयरेंस होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी वो यहाँ पे रीअपेयरेंस होगी। यहाँ पे ये जो है वो डायाड ऑफ सेल्स है, यहाँ पे फ्यूरो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिवेलेंट, ये देखो ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस वन, अब देखो यहाँ ये फ्यूरो बनी और 2 डॉटर सेल बन गए। अब ये इंटरकाइनेसिस में जाएंगे और म्योसिस 2 करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस वन में आपको 2 डॉटर सेल मिल गए। अब ये इंटरकाइनेसिस करेंगे, इंटरकाइनेसिस को इंट्रामियोटिक इंटरफेस भी बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, सेंट्रियोल बनता है, लेकिन डीएनए हिस्टोन सिंथेसिस। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, इंटरकाइनेसिस में जो है वो आरएनए भी बनता है, इसको ना इंट्रामियोटिक इंटरफेस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस यहाँ पे आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, सेंट्रियोल भी बनता है, लेकिन डीएनए का हिस्टोन नहीं बनेगा, ठीक है। म्योसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसी है डिवीजन पैटर्न में। तो म्योसिस 2 जो है वो फ्लोइंग स्टेजेस में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस 2 जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और फिर साइटोकाइनेसिस 2 हो गई और फिर आपकी ये सेल साइक डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी। प्रोफेज 2 में ये देखो, ये जो क्रोमेटिड और यूनिवेलेंट है, ये यूनिवेलेंट है ना, और क्रोमेटिड है, ये दिख रहा है आपको, ये कंडेंस हो गया है ना। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो गई, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल देखो मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई है डिसइंटीग्रेट होना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आगे क्या होगा, सेंट्रियोल जो ऑपोजिट पोल में जाएंगे और सेंट्रोसोम जो है ये क्या जनरेट करते हैं, ये सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा,
स्पिंडल मेटाफेज में क्या था, ये यूनिवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। एनाफेज 2 में क्या होता है, अब ये जो है सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगी, स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल। सेम ही है माइटोसिस की तरह। अब टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम जो है वो अपने पोल में पहुंच जाएगा, स्पिंडल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी। साइटोकिनेसिस 2 में ये देखो, साइटोकिनेसिस 2 में क्या होगा कि ये जो 2 डॉटर सेल हैं इनसे 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, फ्यूरोडिफरेंस होगी। ठीक है, अब बेटा हमारी साइड डिवीजन खत्म हुई। अब माइटोसिस और म्योसिस का डिफरेंस पढ़ेंगे। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसमें नंबर और कंटेंट सेम रहता है डिवीजन के बाद। इसमें जो है जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल होते हैं ना एनिमल के, उसमें क्या होता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। प्लांट के केस में जो है वो है जो सोमैटिक सेल होते हैं एनिमल के केस में सोमैटिक सेल जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, और प्लांट के केस में जो है वो सोमैटिक सेल जो है हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों होते हैं। प्लांट के केस में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों होते हैं, एनिमल के केस में डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन वंस एज वेल एज कैरियोकिनेसिस ओनली वंस। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होती है माइटोसिस में, और साथ में कैरियोकिनेसिस भी एक बार ही होती है। प्रोफेस इसका सिंपल होता है माइटोसिस का, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में एब्सेंट होती है, सिनेप्सिस माइटोसिस में एब्सेंट होती है। एनाफेज जो है सेंट्रोमीर स्प्लिट हो जाता है। अगर सेल सोमैटिक है ना, तो सेल ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा, सेल साइज को मेंटेन करेगा, रीजनरेशन करेगा। ठीक है ना, और इसमें माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, पता ही आपको। अब मियोसिस में क्या होता है, इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है। ये सिर्फ मियोसिस डिप्लॉयड सेल में होती है। माइटोसिस एनिमल में हैप्लॉयड एनिमल में माइटोसिस डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होती है, और प्लांट में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होती है। मियोसिस जो है वो डिप्लॉयड में होती है। ठीक है, यहाँ पे कैरियोकिनेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुई, यहाँ पे कैरियोकिनेसिस 2 बार हुई मियोसिस में। ठीक है, प्रोफेस 1 यहाँ पे कम्प्लेक्स है, यहाँ पे प्रोफेस जो है वो सिंपल था, यहाँ पे प्रोफेस 1 कम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकम्बिनेशन भी होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे सिनेप्सिस भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी हुई है ना। और यहाँ पे एनाफेज 1 जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज 1 में सेपरेट हुए होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है होमोलॉगस क्रोमो सेपरेट हुए, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, एनाफेज 2 में जो है वो क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हुए थे, एनाफेज 2 में सेपरेट हुए थे। तो मियोसिस में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब मियोसिस से क्या बनता है, मियोसिस से जो है वो गैमेट बनते हैं। मियोसिस से वेरिएशन देखने को मिलती है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है मियोसिस से। देखो यहाँ पे डिप्लॉयड क्रोमोसोम ने मियोसिस की, तो ये रिड्यूस हो गया हाफ में। ठीक है, तो बेटा द स्टेटमेंट कोड पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस क्या है, तो ये एक बोलते ये जो मियोसिस की ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जो बोल रहे हैं ना वो हो नहीं रहा है। ठीक है ना, तो पैराडॉक्स क्या है मियोसिस का, तो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम, इसमें जो है पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस जो है वो मतलब यहाँ पे जो बोला गया कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को जनरेशन टू जनरेशन जो वो कंजर्व करना। अब आगे ए माइटोसिस क्या होती है, जिसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर कोई भी माइटोसिस नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट सेल डिवीजन होती है। कोई भी स्पिंडल नहीं बनते हैं बैक्टीरिया में, कोई भी क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं होती है। यहाँ पे एक सेल है वो फ्यूरो बनाएगा डिफेंस, और 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डिवीजन से पहले होती है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डिवीजन से पहले होती है। क्रॉसिंग, अभी बेटा ये कुछ पीवाई क्यों है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसके किसके बीच में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पैकेटिन। तो जो प्रोफेस 1 की पैकेटिन स्टेज है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, और ये नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में आती है। मियोसिस 1 के बाद जो है वो जो डॉटर सेल होते हैं, मियोसिस 1 के बाद डॉटर सेल्स होते हैं वो अपना डीएनए का अमाउंट ट्वाइस कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। तो ये देखो ये पहले जो है जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे ना, डिप्लॉयड क्रोमोसोम थे ऐसे, और कंटेंट जो था वो 2:2 सी था। ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम और इसका कंटेंट 2 सी है।
G1 SG2 के बाद जो है वो G1 इंटरफेस में, तो G1 में ऐसे था। अब S में क्या हुआ कि ये जो है डिप्लॉयड हो गया, लेकिन कंटेंट डबल हो गया, मतलब ऐसे हो गया, ठीक है ना। मतलब कि इन्होंने रेप्लिकेटेड 3D की रेप्लिकेशन की ना एस फेस में, तो अब 4C कंटेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद म्यूसिस 1 हुई ना, म्यूसिस 1 हुई, तो अब ये जो है वो ये म्यूसिस 1 में इस तरह से बन गए, मतलब ये हैप्लॉइड है लेकिन कंटेंट इसका डबल है, ठीक है ना। और फिर म्यूसिस 2 में क्या हुआ, ये देखो टेट्राड, ये टेट्राड है पर ये हैप्लॉइड है और कंटेंट भी एक एक है, ये देखो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बोला है कि डीएनए का अमाउंट क्या होगा पोलन ग्रेन में, इफ़ इट्स अनदर सेल हैज़ 32 पिकोग्राम डीएनए इन G2 फेस। तो ये देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। अब आपको पता है ये G1 है, S है, G2 है। बोला है कि डीएनए का अमाउंट इन पोलन ग्रेन, अगर मदर सेल हैज़ 32 पिकोग्राम डीएनए, अगर ना 32 पिकोग्राम डीएनए G2 फेस में 32 पिकोग्राम डीएनए है, 32 पिकोग्राम डीएनए G2 फेस में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, तो देखो G2 में 32 पिकोग्राम है, जब M1 में जाएगा तो 2 डॉटर सेल बनेगी, है ना। तो अमाउंट तो वही रहेगा, G2 में 32 है, M1 में जाएगा तो 32 होंगे, लेकिन 2 डॉटर सेल में होंगे तो 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे। जब M2 फेस में जाएगा, जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं ना M2 फेस में, तो जब M2 फेस में जाएगा ये, तो 16 वाला इधर जाएगा तो 8 8, ये भी 8 8। तो पोलन ग्रेन्स का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा इन पोलन ग्रेन्स, तो 8 पिकोग्राम होगा। आई होप आप समझ गए। तो बेटा कई बार इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आगे बोला है टेम्परली सस्पेंडेड स्टेज ऑफ डिप्लोटीन ड्यूरिंग M1, ठीक है। तो M1 के दौरान जो है वो टेम्पोरली सस्पेंडेड स्टेज क्या है डिप्लोटीन की, ठीक है, ड्यूरिंग M1। तो जो वर्टिब्रेट के oocytes होते हैं, सर्टेन वर्टिब्रेट के जो सेम oocyte होते हैं जो जिससे ओवा बनता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं फॉर मंथ और ईयर्स, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि कोई कुछ वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो कुछ oocyte होते हैं जो ओवा बनाते हैं, जब वो सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंडेड फॉर मंथ और ईयर्स, उसको बोलते हैं डिक्टियोटीन, डिक्टियोटीन बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोटीन फेस ऑफ म्यूसिस करेक्टराइज। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डी सिनेप्सिस होती है, ये इसमें डिक्टियोटीन स्टेज बनती है, जो oocyte होता है वो सस्पेंड हो जाता है कुछ मंथ और ईयर्स के लिए, और ये प्रोफेज 1 की सबसे लॉन्गेस्ट फेस है डिप्लोटीन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा पता होना चाहिए आपको पॉइंट, डी सिनेप्सिस होती है डिप्लोटीन में, डिक्टियोटीन स्टेज बनती है और लॉन्गेस्ट फेस है प्रोफेज 1 का। अब आपको पता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के लिए एट इंटरवल ऑन द सनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग। अब बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको पता है ना पैचिटिन स्टेज में बने थे, पहले लेप्टोटीन आया था, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटिन आया था, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने थे, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, सनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था, है ना। अब एक यहाँ पे है, मान लो कि आपका जो एग है हैप्लॉइड, जिसमें जो कि 10 पिकोग्राम है, तो आपको पता है 10 पिकोग्राम है ना, तो डिप्लॉइड में 20 पिकोग्राम था ना, ठीक है। डिप्लॉइड जब सेल डिप्लॉइड था तो 20 पिकोग्राम था। फिर G1 में क्या हुआ, यहाँ पे भी 20 पिकोग्राम है G1 में, लेकिन S में डीएनए की रेप्लिकेशन में S में क्या हो गया, ये डबल हो गया कंटेंट, 40 हो गया। फिर G2 में भी ये 40 रहेगा। क्या बोला मैंने, जब एग था हैप्लॉइड था तो 10 PG था, है ना। अब फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, 20 PG बन गया, है ना। G1 में भी 20, S में डबल हुआ, रेप्लिकेशन हुई 40 PG, और G2 में भी 40। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 102 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है। तो आपको पता है कि मियोटिक डिवीज़न में आपको पता है 4 डॉटर सेल बनती हैं ना, मियोटिक 2 में 4 पोलन ग्रेन्स के केस की बात कर रहे हैं तो मियोटिक 2,
तो म्योटिक 2 में 4 डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो नंबर ऑफ सेल कैसे निकालोगे, x/4। तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब जो जितने आपके पोलन ग्रेन्स हैं उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 102 पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको कितनी म्योटिक डिवीज़न की ज़रूरत है। तो हमें जो है 26, ये काट के आ गया आपका 25.5, तो हमें 26 जो है वो म्योटिक डिवीज़न करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। DNA अमाउंट जो है इन म्योटिक 2 प्रोड्यूस 16 DNA इज़ 20 पिकोग्राम इन म्योटिक एट G2 स्टेज। तो देखो बेटा, तो बोलते हैं कि DNA अमाउंट निकालना है एम म्योटिक 2 में, ठीक है। तो अब G2 स्टेज में 20 पिकोग्राम है। देखो G1S G2 में 20 पिकोग्राम है ना। तो फिर उसके बाद आपको पता है म्योटिक 2 में चार है वो बनेंगे, तो 5 ही आएगा ना। म्योटिक 2 में 4 बनेंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 पिकोग्राम आ गया। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के साथ हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनकी सेपरेशन कहाँ पे होती है, तो डिप्लोडीन में होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई नोट्स माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।